जो नीट 2024 में जितने भी बच्चे नीट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी नीट एस्पिरेंट के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। उसके साथ हम देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अभी लगभग आपके पास 5 महीने बाकी है। सो इस 5 मंथ में आपको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह से आपका प्लानिंग करना है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है और आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो जो भी नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और इस बार MBBS में सिलेक्शन पाना चाहते हैं उन सभी छात्रों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो भी हमारा सेशन है, जो भी 2024 के लिए नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, जो नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, MBBS में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए है और जो नीट का प्रिपरेशन शुरू से कर रहे हैं। ओके गाइस, सो देखिए अभी आपके पास लगभग 5 to 6 मंथ बाकी है। सो इस 5 महीने में आपका प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए। अब अभी जो भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है PCB में आपको आप PCB ग्रुप में आपका मैक्सिमम आपका स्कोर 550 to 600 के बीच में अगर होता है तो आपको MBBS मिल सकता है। सो जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको 600 प्लस ही मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, कैटेगरी में है तो 550 में भी आपको अच्छा MBBS कॉलेज मिल जाता है। सो इसके लिए आपको परफेक्ट प्लानिंग करना है। आपके पास अभी 5 महीने बाकी है। सो इस 5 महीने में आपको प्लानिंग क्या करना है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके दौरान उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस दौरान एक प्रॉब्लम होता है बच्चों का, अभी 5 महीने में बहुत सारे बच्चे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब भी क्लासेस में वो कोई मॉक टेस्ट देते हैं, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक के ऊपर कम स्कोर आ जाता है, सो ये बच्चे अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेते हैं, मायूस हो जाते हैं और खुद को ऐसे निगेटिव माइंड में थॉट्स लेके आते हैं कि यार मेरा तो इस बार नीट में सिलेक्शन नहीं होगा और मैं तो नेक्स्ट ईयर लॉन्ग टर्म एग्जाम दूंगा और नेक्स्ट ईयर नीट का प्रिपरेशन करूंगा। सो गाइस, इन सभी बच्चों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। सो आपको सबसे पहले गाइस आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बिल्डअप करना है। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव रहना है। जब तक आप एग्जाम नहीं देते, फाइनल एग्जाम, तब तक आपको प्रिपरेशन करना है। भले ही किसी एक टॉपिक में आपका स्कोर कम आता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे ऊपर फोकस करना है। सपोज आपको फिजिक्स के किसी टॉपिक के में कम मार्क्स आ रहे हैं, सो क्या आपको प्लान क्या करना है, सो उस टॉपिक को आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर करके लेना है। अगर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका डाउट है, सो आप परफेक्टली प्लान करके वो आपका पूरा डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम आपको MCQs उस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करना है और वापस से आपको टेस्ट देनी है। ऐसे आपको कंटिन्यू रखना है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क लास्ट तक आपको ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यही पे फेल हो जाते हैं, थोड़े मार्क्स कम आ जाने में वो मायूस होकर प्रिपरेशन स्टॉप कर देते हैं। को उनके माइंड में एक निगेटिव थॉट आ जाता है, अरे यार ये तो मेरी बस की बात नहीं है, मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊंगा। सो इस तरह के अगर निगेटिव थॉट्स आपके बिफोर एग्जाम आ जाएंगे तो आपको 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, जो भी नीट टॉपर्स भी होता है ना, सो उसका भी कभी कभी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी किसी टॉपिक के कम मार्क्स आ जाते हैं। सो इट इज़ हैपन टू एवरी स्टूडेंट। सो आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लास्ट तक बना रखना है। लास्ट तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल तक ही रखना है। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी रही बात प्रिपरेशंस की, आपके पास अभी गाइज 5 मंथ है, तो आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ओन जो है टाइम टेबल आपको बनाना है। आपको प्रिपरेशन करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आपको देखो मैक्सिमम स्कोर आपका है बायो में 360 मार्क्स आपको वहाँ पे आते हैं। 360 में से मिनिमम आपको 320 या 330 तक आपको वहाँ पे स्कोर लेके जाना है। सो उसके लिए भी मैं आपको प्लान बताऊंगा किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिजिक्स में आपको 180 में से 200 में से आपको मिनिमम वहाँ पे स्कोर करके लेना है। 130-140 तक लेके जाना है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी 140-150 तक के आसपास आपको स्कोर लेके जाना है, तो 100% आपका 600 अबव आपका स्कोर हो जाएगा। सो इसके लिए आपको प्लानिंग क्या करना है, देखो सबसे पहले गाइस आपको आपका ओन टाइम टेबल आपको बनाना है।
सो आपको किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है, डोंट फॉलो अदर्स। कोई फ्रेंड्स आपका प्रिपरेशन करना है तो उसकी कॉपी करके आपको वहाँ पे पढ़ना नहीं है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यू डोंट फॉलो टू अदर्स। आपका खुद का ओन टाइम टेबल बनाओ, आपका शेड्यूल आपको पता होता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस करनी है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो गाइज, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते जाते हो, सपोज आप केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ओके, सो उसमें आपको क्या करना है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है। एक बार आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद उसके ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता जाएगा। सो इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है, जो भी इजी टॉपिक है और वेटेज ज़्यादा है, ऐसे टॉपिक को आपको चूज करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक ले लेते हैं। फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस वाले जो भी टॉपिक्स है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ने जाते हैं स्टार्टिंग में ही, और जो भी बोरिंग टॉपिक है, ज़्यादा उनका वेटेज भी कम होता है, ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे दिक्कत क्या हो जाती है, आपका इनिशियल लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। सो इन सभी बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको मुझे बताना है कि इनिशियल पे आपको क्या करना है, जो भी ईजी टॉपिक है वो पहले कवर कर लो। उसके बाद जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा स्कोर हो सकता है, ओके, वो टॉपिक अच्छे से थोरोली रीड करो, ओके। और मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नीट के, जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको रीड करना है। मैक्सिमम बायोलॉजी में तो मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, वो आपको थोड़ा सा, आप अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ोगे तो 100% वो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। फिजिक्स में थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो वो भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, ये जो प्लानिंग है आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अभी 5 मंथ आपके पास है। तो आपको प्रिपरेशन कितना टाइम करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे के माइंड में होता है यार 10-12 घंटे पढ़ूंगा तभी मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो भी वर्क है वो किस तरह से आप कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुस रहा नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आपको क्या करना है, अभी क्लासेस और आपका जो भी सेल्फ स्टडी का टाइम है वो लगभग मिला के आपका 10 से 12 घंटे आपको होना चाहिए, ओके। मिनिमम आपको 6 आवर्स तो पढ़ना है अभी, अगर आपको एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट में तो 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी, ओके। तो वो भी आपको कैसे पढ़ना है, कंटिन्यू 6 घंटे एक साथ बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे आप, ओके। सो जस्ट आपके माइंड को सेटिस्फाई होगा कि अरे मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। आपको क्या करना है, ब्रेक लेते लेते करना है। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 घंटे में अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ने जा रहे हो, सो जो टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग आप करोगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। यानी कि अभी फिजिक्स करने जा रहे हो तो मॉर्निंग जल्दी उठ के आप कर सकते हो, या मैथमेटिक्स आप इसमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो मॉर्निंग क्या करोगे आप, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ोगे, तो फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करोगे अर्ली मॉर्निंग, ओके। उसके बाद केमिस्ट्री के जो भी रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं वो अच्छे से आप कर सकते हो। उसके बाद आप बायो के डायग्राम्स और प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बोर लगेगा तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको बायो का पढ़ते जाना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके गाइज। तो ये जो टाइम टेबल है, अगर मैं आपको टाइम टेबल दूंगा तो आपको फिट नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चों का अपना एक शेड्यूल होता है। किसी बच्चा रात को अच्छे पढ़ लेता है, मैं अभी बहुत सारे बच्चों का देखता हूँ शेड्यूल, बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चों का एक माइंडसेट होता है। किन बच्चों का क्या होता है कि रात को 2-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, और कोई बच्चा है जो रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। सो ऐसे 2-3 कैटेगरी के टाइप के बच्चे होते हैं। तो कोई एक टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा तो आपको सेट नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर रेगुलर शेड्यूल, तो आपको क्या करना है, आपका जो भी रेगुलर शेड्यूल है
वो आपको दिमाग में रखते हुए आपका ओन टाइम टेबल आपको बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करते जाना है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, जो भी आप टॉपिक करोगे, कौन सा टॉपिक कैसे करना है वो अभी मैं जो भी हमारा सेशन इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको किस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए वो जरूर बताऊंगा। सो देखो, मैक्सिमम आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा सा उसका समझ के लेना है। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। जो भी आप बुक रेफर करोगे, यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज। उससे आपको क्या होगा, जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि कितने क्वेश्चन आप उसमें से सॉल्व कर पाओगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, किस कॉन्सेप्ट के नहीं आ रहे, किस सब टॉपिक के ऊपर नहीं आ रहे, वो सब टॉपिक वापस पढ़ के आपको और वापस वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर्स को क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अभी सपोज आप केमिस्ट्री का अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, या फिजिक्स पढ़ रहे हो, या बायो पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर में पूछे हैं, सो एक क्लैरिटी आएगी जिससे आपको प्रिपरेशन करते समय हेल्प होगा। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको PYQs देखनी ही है, तभी आपको एक क्लैरिटी आएगी। एक सपोज आपने एक टॉपिक कर लिया, अभी सपोज सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो सॉल्यूशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद PYQs देखने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी नीट में पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स के, वो सब क्वेश्चंस आपको देखना है और उसमें आपको कितने सॉल्व होते हैं वो ट्राई करना है। उसमें अगर जो भी सब टॉपिक के ऊपर आपको डाउट आता है, क्या क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहे, तो वापस जाके आपको वो सब टॉपिक क्या करना है, वापस अच्छे से पढ़ के लेना है और वापस आपको वो प्रिपेयर करना है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापस उसको रिवाइज करना है और ये आपको लास्ट तक करना है। ऐसा नहीं कि 1 महीने करना है, 2 महीने करना है, उसके बाद छोड़ना है, नहीं। आपकी एग्ज़ाम जब तक आती नहीं, मई तक आपको ये पढ़ते जाना है, रिवाइज करना है, और ये आपको एक अलग टाइम टेबल बनाना है, कौन सा टॉपिक आपको कब रिवाइज करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के वो सब टॉपिक आपको डिवाइड करके आपके टाइम टेबल में उसको बिठाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका रेगुलर शेड्यूल डेली 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ते जाना है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। इसमें बहुत सारे बच्चे वहीं पे फेल हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी, 1-2 दिन पढ़ लेते हैं, बाद में अरे यार मैंने तो बहुत पढ़ा है, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे गाइस तो आपके आगे बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे। सो क्योंकि एग्ज़ाम जो होती है नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है, ऐसे नहीं कि आपके गांव के या आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के बच्चे उतनी ही हैं, आपके स्टेट के, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपको कॉम्पीट करते हैं। लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपको कॉम्पीट करना है, तो उसका आपका प्रिपरेशन भी उस लेवल का होना चाहिए, तभी आप जाके नीट में अच्छा रैंकिंग ला सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग इज़ द सक्सेस की ऑफ योर रैंकिंग इन नीट एग्ज़ाम। अगर आपको अच्छा रैंकिंग लाना है तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10th में कितने परसेंटेज है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो बच्चा अच्छा हार्ड वर्क करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, सो डेफिनेटली ही कैन क्रैक नीट एग्ज़ाम। सो आपको इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते समय कभी कभी मायूस हो जाते हैं। ओके, यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ मोटिवेट होना है। ओके, क्योंकि आपका टारगेट फिक्स है कि किसी भी वजह से मुझे इस बार MBBS करना है, कि आपका फोकस जो है, आपका विजन जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए, और उठते बैठते आपको बस आपके ध्यान में वही आना चाहिए, तभी जाके आप इन नीट एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका फोकस जो है वो 100% वैसा ही होना चाहिए कि मुझे इस बार किसी भी हाल में नीट 2024 में MBBS गवर्नमेंट सीट लेना है, तो डेफिनेटली आप उस लेवल का प्रिपरेशन करोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बना के रखना है। कभी कभी हो जाता है, कभी किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो उसमें इतना डरने की बात नहीं है, अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट तक आपको कॉन्फिडेंट लेवल बनाना है। बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में एबिलिटी होती है लेकिन वो नहीं करते, कॉन्फिडेंस लेवल कम कर लेते हैं कि यार चलो अभी इस बार नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम लॉन्ग टर्म देंगे और 1 साल पढ़ेंगे और बाद में नीट एग्ज़ाम देंगे। सो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले ही अटेम्प्ट में आपको अच्छा सा 100% आपका वहाँ पे देना है। बस आपको ऐसा शो ऑफ नहीं करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ किसी को दिखाने के लिए। डोंट डू लाइक दिस। सो यू कैन डू हार्ड वर्क,
कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ोगे गाइस, सो आई एम डैम श्योर डेफिनेटली 2024 में आपकी नीट की रैंकिंग रहेगी और आप अच्छे कॉलेज में MBBS पढ़ते रहोगे। सो इस लेवल से आपको पढ़ना है। उसके बाद जब भी आप किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मैक्सिमम आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंकिंग लेना है, उसके सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आप घर में ही पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट देनी है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको टॉपिक वाइज तो टेस्ट देना ही है, ओके। बाद में आपको 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक ऐसे कंबाइंड टॉपिक के ऊपर आपको मॉक टेस्ट देनी है, ओके। 720 मार्क्स की टोटल, तो उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। उसके बाद हाफ सिलेबस लेना है, उसके ऊपर मॉक टेस्ट देनी है। उसके बाद फुल सिलेबस के ऊपर ग्रैंड टेस्ट आपको देनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे या घर पे ही कर रहे हो तो आप बहुत सारे बुक्स पब्लिश है जहाँ से आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। उसमें की आंसर होता है, आप खुद एग्ज़ाम 3 घंटे बैठ के आप लिख सकते हो। उसके बाद आप ही आंसर की चेक कर सकते हो, जिससे आपका प्रिपरेशंस उसमें आपको समझ में आएगा कि आपकी लेवल क्या है, कि कहाँ तक आपका स्कोर आ रहा है। अगर फिलहाल आपको 200, 300 या 400 तक आ रहा है तो 100% डेफिनेटली यू कैन स्कोर अबाउट 600। अगर अभी 5 महीने आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर जो भी कुछ बच्चे अभी 0 लेवल से भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनका बेसिक ठीक है, फर्स्ट ईयर में 11th में थोड़ा सा पढ़े हैं, 12th में भी अच्छे से पढ़े हैं, थ्योरेटिकल पार्ट उनका अच्छा है, तो वो भी अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 0 से भी पढ़ रहे हो तो भी आप 550, 600 तक आराम से स्कोर कर पाओगे। लेकिन इसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ओके। पहले से आप नेगेटिव थॉट लेके पढ़ोगे, यार मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी 5 महीने में कैसे पढ़ पाऊंगा, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो डेफिनेटली यू नॉट क्रैक नीट एग्जाम। सो गाइस, वो बहुत मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किस तरह से आपका एटीट्यूड है, आपका माइंडसेट क्या है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सब चीज़ें आपको करना है और प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। 100% यू कैन क्रैक द नीट एग्जाम इन 2024। सो गाइस, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वेटेज वाइज जो है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसको आपको प्रिपरेशन में हेल्प होगा कि वेटेज वाइज किस नीट 10 साल में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, किस टॉपिक के ऊपर, सब टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सा क्वेश्चन किए, आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका हेल्प होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।